हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंकिता एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्कूप, जहां पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की। अब देखिए, कई बार ये क्वेश्चन रहा है कि क्या लाई डिटेक्टर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना या लाई डिटेक्टर टेस्ट को यूज करना कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्या ये सही है? क्या इनसे जितनी भी टेस्टिमनीज आपको मिलती हैं, जो भी बयान इन टेस्ट के चलते या इन टेस्ट के अंडर कोई भी व्यक्ति देता है, क्या वो बयान एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में? तो आज हम इस पूरी की पूरी बात को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर केस के माध्यम से, जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के पर्सपेक्टिव से और आपके क्रिमिनल लॉ के पर्सपेक्टिव से भी, एंड प्रैक्टिकली तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ही। तो फटाफट से करते हैं हम शुरू अपने इस नए एपिसोड को स्कूप के, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस। ये केस का जजमेंट आया था 5 मई 2010 को। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक ऐसा जजमेंट दिया जिसने आगे के लिए बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया और बहुत सारे पैमानों को यहाँ पर क्लियरली ले आउट कर दिया फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड फॉर द कोर्ट ऑफ लॉज एज वेल। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। Basically, the landmark ruling is on the self-incrimination, mental privacy, and the limits of scientific interrogation. Scientific interrogation किस हद तक हो सकता है, कितना हो सकता है, self incrimination की क्या सीमाएं हैं और कहां पर self incrimination का उल्लंघन हो जाता है, इस प्रिंसिपल का उल्लंघन हो जाता है, या फिर मेंटल प्रिवेसी का उल्लंघन कब कब होता है और कैसे होता है। इन सारी बातों को कोर्ट ने इस केस में आपको क्लियरली ले डाउन करके बताया। चलिए सो देखते हैं कि ये मैटर इंपॉर्टेंट क्यों है। सो बिफोर वी गो ऑन टू द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर केस, हम ये देख लेंगे कि ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, किस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के पर्सपेक्टिव से, यानी कि संविधान का वो आर्टिकल जो ये कहता है कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन करना भारत के अंदर अलाउड नहीं है। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके ही केस में विक्टिम विटनेस नहीं बना सकते, यानी कि आप उस व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो एक ऐसी गवाही दे जो उसके विरुद्ध साबित की जा सके और जिस गवाही की मदद से हम उसी को क्या कर सके, क्रिमिनलाइज कर सके। तो यानी कि मैं ऐसा बयान देने के लिए पाबंद नहीं हूं जो बयान मैं जानती हूं कि मुझे क्या कर देगा, मुझ पर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज कर देगा। ठीक है, वही है आपका राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देन कम्स आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, एंड देन मेंटल प्रिवेसी जो कि फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करता है। तो ये तीनों ही चीजों के बारे में यहाँ पर बात हुई है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, द कोर्ट आंसर्ड अ क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू कैन पुलिस force an accused to undergo narco analysis, polygraph or a brain mapping test without their consent। ठीक है, जवाब कोर्ट का ना था इसमें, लेकिन कोर्ट ने ना क्यों कहा, क्या सारी बातें थी, देखेंगे। और ये सारे टेस्ट क्या है, इनको भी हम एक बार देखेंगे। सो बिफोर वी मूव अहेड टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जो राजस्थान एपीओ जो कि 2 सितंबर के लिए आपका शेड्यूल्ड है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ एमपी एडीपीओ जो कि 20 सितंबर को शेड्यूल्ड है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। सो इफ यू आर समबडी हु इज एस्पायरिंग फॉर ईदर राजस्थान एपीओ और छत्तीसगढ़ एडीपीओ, आप हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमने ये स्पेसिफिक बैचेस निकाले हैं जो आपको एक्यूरेट प्रिपरेशन कराएंगे फॉर दीज टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस ओनली। आपको ऑनलाइन लर्निंग मोड में क्लासेस मिल जाएंगी जो कि लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट दोनों में आपको एक्सेसिबल होंगी, और साथ ही में ये क्लासेस होने वाली है बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हम आपको वहां पर पढ़ाने वाले हैं। ये क्लासेस आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगी। एंड राजस्थान में तो क्योंकि लैंग्वेज आ रहा है लॉ के साथ में, तो वहां आपको लैंग्वेज की क्लासेस, और आपके छत्तीसगढ़ में क्योंकि जीके आ रहा है लॉ के साथ में, तो छत्तीसगढ़ के क्रैश में आपको जीके की क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, इसके साथ में मैं इंडिपेंडेंटली बता देती हूँ आपको कि और क्या क्या चीजें आपको अवेलेबल है। सो हिंदी इंग्लिश की क्लासेस अवेलेबल है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, नए अपडेटेड सिलेबस के ऊपर आपकी ये क्लासेस होने वाली हैं, साथ में ई बुक्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, और 30 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, 30 से भी ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। जहां पर आप राजस्थान एपीओ प्री और मेंस की बैच खरीदते हैं, वहां पर आपको 40 प्लस प्रैक्टिस टेस्ट मिलने वाले हैं, प्री और मेंस दोनों के ही ऊपर। ठीक है, चलिए अब अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू यूज दिस वाईटी कोड JGYT15 एंड यू विल इंस्टेंटली गेट अ 15% ऑफ ऑन ऑल आवर कोर्स प्राइजेस। अगर आपको कॉल करना है और इसके बारे में आप और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है 6363286363, इस पे आपको कॉल करके उनसे बात करनी है, ये आपको कंप्लीट डिटेल्स दे देंगे। अब आते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर। छत्तीसगढ़ एडीपीओ की अगर हम बात करें तो
तो अगेन ऑनलाइन मोड में क्लासेस होंगी। ये क्लासेस आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में मिल जाएंगी। बाइलिंगुअल क्लासेस होने वाली है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। साथ ही में आपको रिकॉर्डेड जीके और जीएस के लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीके जीएस आपका सिलेबस का पार्ट है, तो आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। 20 से भी ज्यादा आपको मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, एंड द कोर्स विल बी वैलिड अप टिल द एग्जामिनेशन। सो इन केस द एग्जामिनेशन गेट्स पोस्टपोन्ड ऑल्सो, जो पीएसटी है वो अगर अपना डेट भी बदल लेता है, तो आपके कोर्स की वैलिडिटी वहीं की वहीं रहने वाली है। आपका कोर्स तब तक वैलिड रहेगा जब तक कि आपका ये एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। इन 20 मॉक टेस्ट में से 5 सेक्शनल टेस्ट है, 5 जीके जीएस के टेस्ट है और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है आपके, जो कि बेस्ड होने वाले हैं छत्तीसगढ़ एडीपीओ के ही पैटर्न के ऊपर। तो पूरा एक एग्जाम ओरिएंटेड आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं। बैच टाइमिंग्स दोनों का ही 7 to 8:30 PM है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन, एंड इफ यू फाइंड द बैच टाइमिंग अप्रोप्रिएट फॉर योरसेल्फ, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन अदर केस रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहां पर अभी हम क्रिमिनल लॉज पढ़ा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द न्यू क्रिमिनल लॉ। एंड एनरोलमेंट के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, सारी डिटेल्स ले लीजिए और एनरोल करा लीजिए अपने आप को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो बिफोर गोइंग अहेड टू द लीगल पॉइंट्स, लेट अस सी कि क्या स्टोरी था, बैक स्टोरी क्या था, कहां से ये केस इरप्ट हुआ। सो बेसिकली क्या हुआ कि एक अर्ली 2000 वाले फेज में ना बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज क्या कर रहे थे, दे वर यूजिंग अ लॉट ऑफ केमिकल्स एंड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर ड्रैगिंग आउट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द पीपल। सो यहाँ पर जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन निकालना होता था, वो किसी ना किसी तकनीक का इस्तेमाल कर लेते थे, जैसे नार्को एनालिसिस, ठीक है, या फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट, या फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट। और इसमें अक्सर कंसेंट जो है वो नहीं लिया जाता था उस पर्सन का जिससे आप स्टेटमेंट ले रहे हैं। इसी के चलते बड़े सारे कॉन्फ्लिक्टिंग हाईकोर्ट के जजमेंट्स भी आए, पर्सपेक्टिव्स भी आए, एंड इवेंचुअली जो पूरा का पूरा जनता का या लोगों का जो सस्पेक्ट थे, उनका रिफ्यूजल जो है, उसके डिस्पाइट कोर्ट के ऑर्डर्स, उसके बावजूद भी टेस्ट कंडक्ट किए जाना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा, लेड टू द कोर्ट्स ऑर्डर, जहां पर मजिस्ट्रेट क्या करता था, मजिस्ट्रेट एक तरीके से डायरेक्ट करता था कि नहीं नहीं, कंपल्सरी तौर पे आप तो एडमिनिस्टर करो, जो भी केमिकल है या जो भी टेस्ट है वो एडमिनिस्टर कर दो। एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स की, एक तरफ जो सस्पेक्ट्स वर कॉन्स्टेंटली रेजिलियंट about giving about being a part of this process, and the courts were ordering the mandatory administration of these substances or these tests। तो यहाँ पे कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के कारण ही क्या आया हमारे पास में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आया इन टेस्ट का, और साथ में ये जजमेंट भी आया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं तो क्या क्या टेक्निक्स है जो यहाँ पे क्वेश्चन में। सबसे पहले नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस क्या है, बेसिकली आपको एक केमिकल इंजेक्ट किया जाता है इंसान की बॉडी में, विच इज कॉल्ड सोडियम पेंथेनॉल, जिसको हम ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं। इट इज इंजेक्टेड, सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सेमी कॉन्शियस स्टेट एंड देन क्वेश्चन। तो क्या होता है, जैसे ही आपको ये केमिकल इंजेक्ट किया जाएगा, आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाएंगे, आप चाह कर भी वहां पर झूठ नहीं बोल पाएंगे, एंड उसी अवस्था का फायदा उठाते हुए आपसे सवाल करके स्टेटमेंट्स निकलवा लिए जाते हैं, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द पॉलीग्राफ टेस्ट। इट मेजर्स द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन एंड द पर्सपिरेशन टू डिटेक्ट द डिसेप्शन। यानी कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरा पल्स रेट, मेरा हार्ट रेट, मेरा रेस्पिरेशन, मेरा पर्सपिरेशन, ये सारी चीजें ना अलग इंडिकेट करेंगे। हो सकता है कि मैं सामने बहुत काम एंड कंपोज दिख रही हूँ, लेकिन इंटरनली इफ अ पर्सन इज लाइंग, उसके जो इंटरनल बॉडी पैरामीटर्स है वो थोड़े से हिले हुए दिखते हैं। दैट इज हाउ द पॉलीग्राफ टेस्ट हेल्प्स। एंड देन द थर्ड वन इज बी फॉर द ब्रेन मैपिंग टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू द क्राइम रिलेटेड स्टिमुले। तो जब भी आप क्राइम रिलेटेड स्टिमुली देते हो तो उस पर ब्रेन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है आपका, उस चीज को मैप किया जाता है, एंड दैट मैपिंग लीड्स टू either the acquittal or the conviction, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सन है जिसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है, उसका खुद का कंट्रोल हमें नहीं दिख रहा कि वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है, वो अपने स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर पा रहा हो, ठीक है। जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। बट सो इज नॉट द केस with regards to the person who has been dragged into these tests. Now coming on to the four constitutional questions that arose due to these tests that were invented. So first is article 20 clause 3, do the compulsory test violate the right against self incrimination? क्या नार्को एनालिसिस करना, पॉलीग्राफ टेस्ट करना या ब्रेन मैपिंग करना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को ब्रीच करता है? दूसरा था आर्टिकल 21, डू दे
they violate personal liberty, dignity and privacy by doing the brain mapping and all? तीसरा, admissibility, are results and statements admissible as evidence or should they be admissible as evidence? And the fourth one is स्टेट इंटरेस्ट, कि क्या स्टेट इंटरेस्ट या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का इंटरेस्ट फंडामेंटल राइट्स को ओवर पार कर सकता है? ये एक चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स आए। सो द पिटिशनर्स आर्गुमेंटेड दैट दे आर्ग्यूड दैट टेस्ट कंपेल डिस्क्लोजर फ्रॉम द माइंड, टेस्टिमोनियल कंपल्जन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ना इंसान से उसको दिमाग पे प्रेशर डाल कर कंपेल कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली टेस्टिमोनियल कंपल्जन। देन इट वायलेट्स द bodily integrity and mental autonomy. इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स। तो ये तीन बातें, ये तीन आर्ग्यूमेंट्स थे पिटिशनर्स की तरफ से। ऑन द अदर हैंड द स्टेट आर्ग्यूड दैट मॉडर्न टूल्स रिड्यूस द फिजिकल टॉर्चर। भाई आप अगर मॉडर्न टूल्स यूज करेंगे तो फिजिकल टॉर्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रिस्पॉन्सेज आर इनवॉलेंट्री, देयरफॉर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 डज नॉट अप्लाई, इट शैल नॉट अप्लाई। इनका कहना था कि देखिए जब आप पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, जब आप सोडियम पेंथेनॉल पेंथेथॉल देते हैं तो क्या होता है, बेसिकली द पर्सन इज एक्टिंग इनवॉलेंटरली, वो वॉलेंटरली एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 अप्लाई ही नहीं होना चाहिए। एंड दे ऑल्सो सेड कि सोसाइटी का इंटरेस्ट इन सॉल्विंग सीरियस क्राइम्स जस्टिफाइज द यूज, कि हाँ ठीक है भाई हम फंडामेंटल राइट कर्व नहीं कर सकते, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हम इन क्राइम्स को सॉल्व करके क्या कर रहे हैं, जस्टिस केटर कर रहे हैं, है ना, सोसाइटी का लार्जर इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई आप सोसाइटी का इंटरेस्ट सेव करने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मेन मुद्दे के ऊपर। द कोर्ट हेल्ड दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट compulsory administration of narco analysis, polygraph test and beep test, that is brain mapping, is absolutely unconstitutional. परमिसेबल क्या है फिर? तो परमिसेबल कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर जिस पर्सन का ब्रेन मैपिंग आप करना चाहते हैं, जिस पर्सन का पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को एनालिसिस आप करना चाहते हैं, अगर वो व्यक्ति फ्रीली वॉलंटियरली कंसेंट दे देता है फॉर द टेस्ट, देन हम इस टेस्ट को कर सकते हैं। तो टेस्ट एकदम बैंड नहीं है, ब्लैंकेट बैन नहीं है टेस्ट करने के ऊपर, बट टेस्ट देने के लिए या टेस्ट एडमिनिस्टर करने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा उस पर्सन का जिसके ऊपर आप टेस्ट एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। अगर वो व्यक्ति अपना कंसेंट दे दे तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 की ये कैसे वायलेट हो रहे हैं या क्यों ये वायलेट हो रहे हैं। कोर्ट का कहना था यहाँ पे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज टेस्टिमोनियल वायलेशन, टेस्टिमोनियल कंपल्शन एक्सटेंड्स टू साइंटिफिक टेस्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फोर्स डिस्क्लोजर फ्रॉम द माइंड ऑल्सो। तो कोर्ट का कहना था कि भाई सिर्फ आपके जबान से आप अगर फोर्सफुली डिस्क्लोज करो तो वो ही सिर्फ 20 क्लॉज 3 में प्रोटेक्टेड नहीं है, बल्कि अगर आपके दिमाग से भी फोर्स्ड कन्फेशन निकाला जा रहा है या फोर्स टेस्टिमनी निकाला जा रहा है या फोर्स डिस्क्लोजर निकाला जा रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में एक आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का ब्रीच ही है। Then coming on to Article 21, they said personal liberty includes bodily integrity, mental autonomy, and human dignity and privacy, and therefore nobody can be forced to give that private to disclose that private part from their mind, जो वो कॉन्शियसली नहीं शेयर करना चाहते। कि भाई आप अनकॉन्शियसली किसी व्यक्ति से या सबकॉन्शियसली किसी व्यक्ति से वो नहीं शेयर करवा सकते हो जो व्यक्ति कॉन्शियस स्टेट में शेयर करने को तैयार नहीं है, या कॉन्शियस स्टेट में जिस चीज को वो प्राइवेट रखना चाहता है वो चीज आप उससे अनकॉन्शियस मोड में भी क्या नहीं कर सकते हैं, पब्लिक नहीं करवा सकते या डिस्क्लोज नहीं करवा सकते हैं। द की प्रिंसिपल दैट वर लेड डाउन वर प्रोटेक्शन एक्सटेंड्स बियॉन्ड कोर्ट रूम टेस्टिमनी, ठीक है, कि कोर्ट रूम टेस्टिमनी के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगी। फोर्स साइंटिफिक इंटरोगेशन दैट इज दैट विल मीन टेस्टिमोनियल कंपल्शन। मेंटल प्रिवेसी दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 एंड इन्वेस्टिगेशन मस्ट ऑपरेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो कोर्ट का कहना था कि देखो स्टेट का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड जाकर के आप ये नहीं कर सकते। एंड हेंस this particular test was these particular test without the consent of the person जिनको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, इसको void बोल दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया। पर साथ में ये भी कह देगा कि अगर कहीं पर कोई व्यक्ति ही अग्री कर रहा है तो आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। देन हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट आपके लिए, क्यों है, क्योंकि दिस वाज the first time that Supreme Court explicitly recognized mental privacy as a dimension of personal liberty under Article 21। तो ये पहली दफा होता है कि मेंटल प्रिवेसी को भी क्या मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा था
आर्टिकल 21 के अंदर। प्रिवेसी इज नॉट लिमिटेड टू प्रोटेक्टिंग वंस होम और बॉडी, इट सेफगार्ड्स द फ्रीडम टू कीप वंस थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेसेस फ्री फ्रॉम द स्टेट्स इंट्रूजन। भाई मेरे दिमाग में भी अगर सरकार मेरे घर में या मेरे बॉडी पर इंट्रूड नहीं कर सकती है, तो सरकार मेरे दिमाग में भी इंट्रूड नहीं कर सकती है। ये बात को मेक श्योर करना पड़ेगा। द कोर्ट ऑल्सो नोटेड दैट दीज टेस्ट आर नॉट इनफैलिबल, रिजल्ट्स मे बी अफेक्टेड बाय सजेस्टिबिलिटी, फॉल्स मेमोरीज एंड साइकोलॉजिकल कंडीशंस। कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ऐसा है ना, ये टेस्ट जो है वो 100% श्योर भी नहीं देते, श्योर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। ऐसा नहीं कि जो इंसान ने आपके नार्को एनालिसिस में बोला है वो 100% ट्रूथ ही है, ठीक है। तो भाई ऐसा भी नहीं कि 100% ट्रूथ है, जो कह दिया गया वो एकदम सत्य है। कई बार इंसान का जो मेंटल स्टेटस है वो क्या हो जाता है, वो इम्पैक्ट हो जाता है फॉल्स मेमोरी से, सजेस्टिबिलिटी से, कि आपने सवाल करते हुए ऐसा सवाल सवाल को ऐसे फ्रेम किया कि यू आर गिविंग सजेशंस, या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस कुछ इस तरह की है कि जहां पर पर्सन एक नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहा है टू द टेस्ट। तो ये सारी चीजों की वजह से इट्स नॉट वेरी फैलेबल ऑल्सो एंड सॉरी नॉट वेरी इनफैलिबल ऑल्सो। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पे इसलिए टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ह्यूमन फ्रीडम को तो नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब आज अगर हम बात करें कि क्या लॉ है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, कंपल्सरी टेस्ट अलाउड नहीं है। तीनों टेस्ट अगर कंसेंट के साथ किए जा रहे हैं, यानी कि वॉलंटरली किए जा रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को आपको टेस्ट करना है उस व्यक्ति की अगर कंसेंट है और एनएचआरसी सेफगार्ड्स अगर आप दे रहे हो तो फिर चलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दूसरा एविडेंशियरी रूल क्या, स्टेटमेंट्स इनएडमिसिबल डिस्कवर्ड फैक्ट्स में बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कि बेसिकली यहाँ ये कहा गया है कि आप जो है जो स्टेटमेंट निकाला गया है वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन उस स्टेटमेंट का जितना पार्ट कोरॉबरेट हो गया है वो कोरॉबरेटिव एविडेंस के तौर पर आपको यहाँ पर एडमिसिबल माना जाएगा, ठीक है। तो ओनली द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन कोरॉबरेटेड विल बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड लास्टली कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट कॉग्निटिव ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। सो यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और 21 से आपको खास तौर पे क्या दिलवाया, एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिलवाया गया। चलिए, सो थैंक यू एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट एंड डू फॉलो अस ऑन द फॉलोइंग चैनल्स इन केस यू हैवंट, एंड जुड़े रहिए हमारे साथ में। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्कूप में आप कौन से केस के बारे में मुझसे जानना चाहते हैं, कौन सा लैंडमार्क जजमेंट आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय एवरीवन, मेक योर डे ग्रेट।